नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल संभल पर ही हम करेंगे, क्योंकि जब से संभल में दंगा हुआ है, संभल के मुद्दे पर आए दिन सियासत की कबहरी सज रही है। आज भी संभल में एक्शन किया गया। पुलिस ढोल मुनादी करते हुए दंगा मामले के मुख्य आरोपी शरीक साठा के घर की कुर्की करने आ गई थी, लेकिन उधर संभल की कचहरी में खूब नारेबाजी चल रही थी। वकील नारे लगा रहे थे कि सीजेएम का तबादला आखिरकार इतने जल्दी क्यों किया गया। वकीलों का आरोप था कि संभल पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने के कारण सीजेएम का तबादला कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम तक सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल संभल के सीजेएम ने 24 दिसंबर को 3 साल पुराने एनकाउंटर के मामले में पुलिस वालों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था और उसके बाद 9 जनवरी को संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर के समेत 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर कराने के आदेश भी दिए थे। तब एसपी ने कहा था कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसीलिए कोर्ट के इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। लिहाजा पुलिस वालों पर कोई मुकदमा नहीं किया गया, कोई एफआईआर नहीं किया गया। सीजेएम के आदेश के बावजूद भी संभल पुलिस ने एफआईआर नहीं किया। अब उसी जज का तबादला हो गया जिन्होंने यह आदेश दिया था, और अब उसी तबादले को लेकर सियासी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दंगल में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। सुनो। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। संभल की सुर्खियां कुछ ऐसी हैं कि एक तरफ दंगा मामले के फरार मुख्य आरोपी शारिक साठा के घर की कुर्की हो रही है, तो संभल के जिला अदालत परिसर में एक प्रशासनिक फैसले को लेकर नारेबाजी चलती है। संभल के सीजेएम कोर्ट परिसर में वकील नाराज नजर आते हैं। जो अधिकारी न्याय है, जो अधिकारी न्याय है, जो अधिकारी न्याय है। इन वकीलों की नाराजगी ये कि आखिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तबादला इतनी जल्दी क्यों किया गया। 12 पुलिसकर्मियों के सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो एफआईआर के आदेश दिए, उस आदेश के खिलाफ शासन प्रशासन की मिलीभगत से सीजेएम साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छे आदमी को पनिशमेंट देने की अधिकार किसी को नहीं है, भगवान भी अच्छे को पनिशमेंट नहीं देता है। हम इसके विरोध में हैं जब तक सीजेएम साहब का ट्रांसफर निरस्त नहीं होता। और ये कह देना ये कप्तान के द्वारा कि अदालत का आदेश गलत था, ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। वकीलों का ये गुट सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले की खबर पर नाराज है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर कर दिया गया है, और संभल के जिन सिविल सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह ने जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, उन्हें संभल का सीजेएम बना दिया गया है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। हालांकि 11 जजों के तबादले वाला यह आदेश हाई कोर्ट से निकला है और इसमें 10 अन्य जजों के भी तबादले किए गए, लेकिन संभल पर सवाल सियासी है, क्योंकि सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने के 2 आदेश दिए थे, क्योंकि 2024 में संभल हिंसा मामले में यामीन नाम के याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को रस्क बेच रहे उनके बेटे आलम को 3 गोलियां लगी थी। आरोप है कि ये गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई। नखासा थाने के खगुसराय में अंजुमन निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को अदालत में याचिका दी थी। 11 महीने बाद 9 जनवरी 2026 को सीजेएम कोर्ट ने मौजूदा एएसपी और तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15-20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन तब संभल के एसपी ने कहा था कि चूंकि मामले में जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए पुलिस वालों पर केस दर्ज नहीं होगा, बल्कि सीजेएम कोर्ट के ऊपरी अदालत में चुनौती दिया जाएगा।
जब सीजीएम द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया उसके कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस ओर संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये न्यायपालिका नहीं, भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहती है। और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, न न्यायिक प्रक्रिया के लिए, न देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए। गौर करने की बात है कि संभल के पुलिस अफसरों के खिलाफ जिस चंदौसी सीजीएम कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ था, उन्हीं सीजीएम विभांशु सुधीर ने साल 2022 की मुठभेड़ के एक मामले में 24 दिसंबर 2025 को भी तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज लवानिया, 2 इंस्पेक्टर और 4 दरोगा समेत 13 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और 3 दिन के भीतर बहजोई थाना पुलिस को रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अब जजों के ही तबादले कर दिए गए। संभल के जज का ट्रांसफर करके भारतीय जनता पार्टी क्या न्यायपालिका को भी कंट्रोल करना चाहती है? संविधान बचाने वालों को सजा, ट्रांसफर, और संविधान तोड़ने वालों को मजा, प्रोन्नति। अगर जज ने एफआईआर करने का विधि सम्मत आदेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी उस जज के ही खिलाफ हो गई। यही तो श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, खत्म करना चाहती है संविधान को। यह और बात है कि संभल में इस बार सीजीएम के तबादले पर जितना शोर हो रहा है उतना शोर पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि संभल जिले में पिछले 8 साल में 9 सीजीएम बदले गए। खुद विभांशु सुधीर के पिछले 12 साल में 15 तबादले हुए। 18 सितंबर 2025 को विभांशु सुधीर सीजीएम चंदौसी के पद पर आए थे। विभांशु सुधीर साहब के बारे में यह मशहूर है कि वो बहुत ही कानून का पालन करने वाले, संविधान की राह पर चलने वाले और बहुत ही सख्त मिजाज जज हैं। वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देते हैं और इसके बाद भी अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है और जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस पे गौर करने की बात है। उधर संभल में जिस दूसरी खबर पर दिन भर चर्चा रही उसमें संभल दंगे के फरार मुख्य आरोपी शारिक साठा के घर कुर्की की कार्रवाई भी है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने ढोल के साथ मुनादी करके शारिक साठा के घर से माल असबाब कुर्क करके ले लिया। हालांकि शारिक के भाई के परिवार का दावा है कि जिस घर में कुर्की हुई वहां शारिक के पैतृक मकान में हिस्सा भी नहीं मिला था। हाँ, ये तो गलत है ना, किसी के उसमें संपत्ति में वो कर दो। ये 2 भाइयों का हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। संभल पुलिस का कहना है कि संभल में हिंसा की साजिश रचने वाले शारिक साठा पर 4 राज्यों में 69 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सोना से लेकर हथियारों तक की तस्करी के गंभीर मामले भी हैं। संभल पुलिस शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाने की कोशिश कर रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। वैसे तो ये पूरा मामला हाईकोर्ट के संज्ञान का लगता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अधिकार उस राज्य के हाईकोर्ट को होता है। चीफ जस्टिस उस हाईकोर्ट के तय करते हैं कि कौन सा लोअर जुडिशरी का अधिकारी या जज कहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग उनके अंडर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंसल्टेशन भी होती है राज्य सरकार के लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट के साथ में। लेकिन इस बार इस पूरे मामले को लेकर साफ राजनीति हो रही है। वहां पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम विपक्ष बयान दे रहा है। आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे की सियासत क्या है? क्या जानबूझकर यह ट्रांसफर किया गया है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है? तमाम चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। वो इस सरकार में उनके समर्थक है, क्योंकि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राष्ट्रीय लोकदल उसमें शामिल है। एके जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या संभल में पुलिस पर एफआईआर के आदेश के कारण सीजेएम के तबादले के आरोप सियासी है? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जैसे हमने दिखाया आपको कि सीजेएम ने आदेश दिया था कि वहां के जो एएसपी है उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर एफआईआर किया जाए, लेकिन पुलिस दल ने आखिरकार तय किया कि हम किसी भी तरीके से एफआईआर नहीं करेंगे। हालांकि इस पूरे आदेश को अब तक हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है या नहीं, यह बात साफ नहीं हो पाई है। दूसरा सवाल, क्या न्यायपालिका में तबादले तैनाती हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना वाजिब है? जैसे मैंने कहा, हाईकोर्ट का अधिकार होता है कि लोअर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स किस तरीके से किए जाए। तो ये एसजेएम का जो ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला, उस पर सवाल उठाना, सियासी सवाल उठाना क्या वाजिब है? तीसरा सवाल, क्या संभल में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर
सियासी रोटी सेकी जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से बार बार इस सारे मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मैं शुरुआत अनुराग भदौरिया से करना चाहता हूं, और वो भी दूसरे सवाल को लेकर, क्योंकि साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी इस मामले में कह रही है कि इस पूरे ट्रांसफर के पीछे किसी ना किसी तरीके से राजनीति है। तो न्यायपालिका दरअसल इस पूरे मामले में तय करती है, हाईकोर्ट तय करता है कि कौन सा सीजेएम कहां होना चाहिए, उसकी ट्रांसफर क्यों होनी चाहिए, क्या उसके पीछे की वजह, इसमें से कोई भी बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन उसके बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी यह सवाल उठा रही है कि इसके पीछे कोई राजनीति है, जानबूझकर यह ट्रांसफर किया गया है? देखिए, सवाल तब उठता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल सच है, उसमें हम कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल तब उठता है जब सीजीएम आदेश देते हैं और कप्तान साहब कहते हैं आदेश गलत है, इसको हम नहीं मानते, तो इसको क्या माना जाए? क्या इस उत्तर प्रदेश की पुलिस कोर्ट से ऊपर हो गई है? अगर कोई विपक्ष के नेता के ऊपर अगर कोई आरोप आएगा तब तो एसपी साहब बहुत एक्टिव हो जाते हैं, फट से अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई मामला सरकार से जुड़ा होता है या सरकार की मदद के लोग होते हैं, तब वो मानने को तैयार नहीं होते न्यायालय को। ये तो सही नहीं है ना। उसके लिए फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात करते हैं, तो ऐसे हर केस में ही सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, फिर कैसे होगा बताइए? मैं जानना चाहता हूं, एक अधिकारी को बचाने के लिए सरकार इतनी तत्पर क्यों है? भाई अधिकारी तो आप जानते हो अधिकारियों का हाल क्या है। क्या नोएडा में आपने देखा नहीं किसी एक युवराज की किस तरह से मौत हो गई अधिकारी की नाकामी की वजह से? वहां पे डीएम 4 दिन बाद पहुंचती है। ऐसे डीएम को सस्पेंड नहीं होना चाहिए? ऐसे डीएम को बचाएंगे आप? ऐसे अधिकारियों को बचाएंगे आप वहां पे? तो सवाल उठता है कि आप अधिकारियों को बचाने लगी। ये सरकार अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। सोचिए, लोकतंत्र में जो लोक सेवा आयोग से यहाँ पे समाज सेवा के लिए या समाज में जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अच्छी तरह से काम करें, अगर वो गलत करते हैं, उन पे आरोप लगता है, अगर कोर्ट आदेश देता है उनको अरेस्ट करने, उन पे एफआईआर करने के लिए, तो सरकार उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। तो ऐसे तो इसके मतलब समाज में तो अराजकता खत्म नहीं होगी अगर अधिकारियों को इस तरह से बचाया जाएगा। सवाल साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जिस तरह से अधिकारी उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार अधिकारियों को ताकत दे रही है, पावर दे रही है। यहाँ पे नेताओं के पास, उनके मंत्रियों के पास पावर नहीं है, बट अधिकारियों को पावर दे रही है। इसके मतलब आप समाज के अंदर में एक लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ताना बाना है अधिकारियों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, आप प्रेम शुक्ला जी इस पूरे आरोप का जवाब देंगे, लेकिन वहां जाने के पहले कर रहे हैं आप अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं एक बार फिर थोड़ी सी बात समझना चाहता हूं। क्या डीएम के सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? डीएम 4 दिन बाद जाएंगे और शीशा चढ़ा के जाएंगे, शीशा भी नहीं खोलेंगे अपने। प्रेम शुक्ला जी आपके आरोप का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से अनुराग भदौरिया एक एसडीएम साहब थप्पड़ मार रहे हैं, बताइए आप। ठीक जी, मुझे इस बात की क्लैरिटी एक बार फिर चाहिए। आप खुद मानते हैं कि जो एसडीएम का तबादला किया गया है हिमांशु सुधीर का, वो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक किया गया है? जो सीजेएम जो है उनका तबादला जो किया गया है वो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक किया गया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे थे उसमें बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं शामिल है और सरकार के कहने पर यह तबादला किया गया। मैं एक बार फिर जानना चाहता हूं इस बात को, क्या आपका यह कहना है कि सरकार ने दबाव डालकर सीजेएम का तबादला करवाया है हिमांशु सुधीर का? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि तबादला का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को है। इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं जब कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर हो एक अधिकारी के ऊपर में, तो एफआईआर करने से वहां कप्तान साहब क्यों मना कर रहे थे? तो ये मनसा पे शंका होती है कि नहीं होती? बताइए। आप न्यायपालिका के न्याय को भी नहीं मानेंगे, उसके लिए आप अलग से अपनी चलाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। न्यायपालिका अगर यही आदेश विपक्ष के नेता के खिलाफ होता तब तो लेके अपना अमला जमला पहुंच जाती है पुलिस, तब तो कहती है कि कोर्ट का आदेश है, हमें एफआईआर करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो इसके मतलब सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का आरोप यहां पर यह साफ नजर आता है कि सीजेएम जो एक जुडिशियल अधिकारी है, जो एक जज है वहां के, सरकार को बता रहा हूं, सरकार एक मिनट सुन लीजिए, ये अधिकारी किसी के नहीं होते हैं। ये अधिकारी समय के अनुसार हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। ये समझना चाहिए सरकार को। अधिकारियों पे भरोसा करके ये सत्ता चलाना चाहते हैं, इसके मतलब अधिकारी। ठीक है अनुराग भदौरिया। प्रेम शुक्ला जी, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का या विपक्ष का एक तरीके से आरोप यह
हैं कि दो आदेश सीजेएम के तरफ से दिए गए, जो वहां के लोअर जुडिशरी के प्रमुख है, वहां के जज है, 2 आदेश उन्होंने दिए, दोनों बार वहां की पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए, अदालती आदेश दिए गए। 24 दिसंबर को पहला आदेश, दूसरा आदेश 12 जनवरी को। आदेश तो नहीं माना एफआईआर दर्ज करने का, हाईकोर्ट भी नहीं गए। यह कैसे हो सकता है? क्यों आपकी सरकार अदालत ने दिए हुए आदेश को मानने को तैयार नहीं है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि श्रीमान अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं वो किस तरह से गलत है, वो स्वयं ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाईकोर्ट का आदेश ही सीजेएम का तबादला करने का अधिकार क्षेत्र यह पूरी तरह से हाईकोर्ट का है। संविधान का आर्टिकल 50 बाकायदा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर्स को किस तरह से उसमें दोनों में अंतर है, अलग अलग है, ये स्पष्ट करता है। और आर्टिकल 235 स्पष्ट करता है कि हाईकोर्ट जो है वो जो लोअर जुडिशरी है उसमें नियुक्तियों का और तबादले का जो पूरा अधिकार है वो हाईकोर्ट का है। अब इस मामले में जिस मामले की चर्चा यहाँ हो रही, सीजेएम का आदेश, सीजेएम के आदेश में भी यह लीगल ओपिनियन है कि ओम प्रकाश आंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया हुआ है कि जब तक आप नेचुरल जस्टिस के तहत अधिकारी को सुनते नहीं हैं, जिस अधिकारी पर आरोप लगा है, तब तक एक तरफा आदेश नहीं पारित किया जा सकता। इस मामले में आपके पास अधिकारी को सुने बिना ही का रास्ता खुला था। सीजेएम की नहीं, सुनिए, मैं मानता हूं इस बात को, प्रेम शुक्ला जी, इस बात को मैं मानता हूं। नहीं, हाँ, मैं सिर्फ इंटरवेंशन इसलिए कर रहा हूं कि इस बात को मैं मानता हूं। हाँ, तो ओम प्रकाश आंबेडकर का फैसला मैंने भी देखा हुआ है। अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ठीक है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई थी, एक पार्टी आदेश दिया गया था, 12 जनवरी को 7 दिन का समय दिया गया था, आदेश दिया गया, उसके बावजूद आप हाईकोर्ट नहीं गए जी, आप हाईकोर्ट नहीं गए। हाईकोर्ट 22 दिसंबर को 24 दिसंबर को एक फैसला होता है, जा सकता है। 24 दिसंबर को एक फैसला होता है जिसमें जो आरोपी है वो बदायूं के भीतर जेल के अंदर अरेस्टेड दिखाई देता है आप ही के सरकार के द्वारा, और उसी का एनकाउंटर किया जाता है उसी दिन जो वारदात होती है उस मामले में, और जिसके वजह से सीजेएम कहते हैं कि भाई इस पर एफआईआर होना चाहिए, तो फेक एनकाउंटर है। कम से कम कुछ तो लिहाज रखना चाहिए, एक मैसेज तो जाता। ठीक है भाई, एफआईआर नहीं करना है, हाईकोर्ट जाकर ये गलत दिया हुआ ये तो कह सकते हैं ना, आपके पास तो मशीनरी है इस बात की। हाँ तो है ना, अवधि में जाएंगे ना, अपील की अवधि है, उसका उपयोग करेंगे। जहां तक सवाल है एनकाउंटर का, तो हर एनकाउंटर का बाकायदा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में सामने आ जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है कि असली है। अब उसके लिए सीजेएम को जो है परिस्थितियों के आधार पर किसी तरह से इस मामले पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जब हर एनकाउंटर के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी गठित होती है और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में यह स्पष्टता होती है कि उसमें जो है एनकाउंटर फर्जी है या असली है, तो उस पर अलग से ओपिनियन का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ऐसे में जो है पूरी तरह से मामला, चूंकि देखिए ऐसा है, अनुज चौधरी जी जो आरोपी जेल के भीतर बंद है, अनुज चौधरी के उसका एनकाउंटर दिखाया गया है। प्रेम शुक्ला जी, आपको पता है कि कई सारे एनकाउंटर के मामले जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद भी जब तथ्य अलग अलग बाहर निकले, उसके बाद उसकी दोबारा जांच की गई है और अदालत के आदेश के बाद ही उसकी जांच की गई है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। हाँ, नहीं किसी और इसी के आधार पर तो सीजेएम ने आदेश दिया था एफआईआर करिए और जांच करिए। हाईकोर्ट जा सकता है। हाँ, नहीं, जांच का आदेश उसको हाईकोर्ट तो सरकार को जाना था, सवाल इस बात आदेश तो सीजेएम ने पहले ही दे दिया था। सरकार मैजिस्ट्रेट के पास उसका अधिकार है, सीजेएम की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उसके अधिकार है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, सीजेएम पे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे। इतना जल्दी क्या है? हाई कोर्ट तो पहले सीजेएम की अदालत का आदेश है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी प्रकार का जो है कोई विधिक कोताही कहीं से भी की जा रही है, कोई विधिक कोताही नहीं है। चूंकि अनुज चौधरी जो है, उनके बारे में समाजवादी पार्टी के बकरी चोर नेता आजम खां कह चुके कि आपको अखिलेश यादव ने अपॉइंट किया था, आप उपकार भूल गए क्या? और जब संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ भी चूंकि अनुज चौधरी ने दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज किया था, इसलिए अनुज चौधरी को एन केन प्रकारेण किसी मामले में फंसाने के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है आप फंसा रहे हैं जो है अनुराग ब्यूरोक्रेसी भदौरिया चलाने के चक्कर में, हाँ वो बाकायदा इनकी इच्छा बीजेपी है। का उल्टा आरोप और है ये आप पर। आजम खां का बयान सिद्ध करता है। यही राजनीति है आजम खां का उत्तर बयान है प्रदेश के भाई भीतर। इसमें, आजम खां का बयान है। अच्छा, मैं और जवाब बर्क दे का रहा हूं। मामला है अनुराग सामने। भदौरिया देखिए, बिजली चोर बर्क के खिलाफ जो है बाकायदा अरे जवाब FIR सुनिए, किया था जवाब अनुज सुन चौधरी लीजिए। ने। देखिए, अरे सुनिए, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए, थोड़ा आप पानी पीजिए। सवाल ये है, सरकार इनकी है, पुलिस प्रशासन इनका है, फंसा हम रहे हैं। कमाल है। कोर्ट से सीजीएम साहब ऑर्डर करते हैं, तथ्य के आधार पे ऑर्डर करते होंगे, न्यायपालिका को तो आप मानते हो। जब वो ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद सजा, उसके FIR के ऑर्डर करते हैं, आप उस FIR को मानने को तैयार नहीं होते हो। आपके कप्तान साहब कहते हैं मैं FIR को नहीं मानते, आप FIR नहीं करते हो, तो मतलब सीजीएम साहब भी झूठे, न्यायालय भी झूठा, और हर बात पे हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आप इसके मतलब न्याय सरकार नहीं दे पा रही है, न्यायपालिका पे डिपेंड हो गई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे हर चीज को ले जाना चाहते हो। इसके मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कोई न्याय नहीं करना चाहते। तो आप सत्ता में क्यों भाई? सत्ता में क्यों है जब आप कोई न्याय नहीं कर सकते, जनता को न्याय नहीं देना चाहते, अन्याय हो रहा है, और आप हर बात में कहते हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाओ। मैंने लोअर कोर्ट पे आप यकीन नहीं है, लोअर कोर्ट न्याय देता है उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप मानना नहीं चाहते हो, और ट्रांसफर भी हो जाता है उस सीजीएम का। ये भी टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है, टाइमिंग सोचिए कि आपका ट्रांसफर भी हो गया। सोचिए, आप बचाते चाहे, सुनिए, अधिकारियों को मत बचाइए, ये अधिकारी किसी के नहीं होते हैं, सत्ता बदलते ही अधिकारी बदल जाते हैं। इस धोखे मत रहिए। हमारी आपको दिक्कत किस बात से है? इन अधिकारी जो है बहुत होशियार होते हैं, पोस्टिंग पाने के लिए कुछ भी करते हैं सरकार को खुश करने के लिए, बाद में बदल भी जाते हैं। चलिए एक मिनट, टेंटे करते रहना, फिर जब ये बदल हमारे साथ में एक जैन जी है नहीं बैठ के। आप जनता का ख्याल कीजिए, अनुराग भदौरिया, आप संविधान का ख्याल कीजिए, आपने अपना मुद्दा रखा है, अनुराग मत कीजिए आप। ठीक है अनुराग, ठीक है, न्यायपालिका का ख्याल कीजिए। समाजवादी पार्टी ये कहने की कोशिश करिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हमारे पास तो बाकी ऑप्शंस हैं, अगर तबादला हो गया तो उसमें हमारी सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं है। ए.के. जैन जी हमारे साथ में, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। किसी भी मामले में जब सीजेएम इस तरीके के आदेश देंगे कि भाई वहां के जो एएसपी है उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाए, पुलिस महकमा कह सकता है कि ये जो आदेश दिया गया है वो गलत तरीके से आदेश दिया गया है, हम नहीं मानते कि इस तरीके से होना चाहिए। उनके पास अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाए या हाईकोर्ट में चले जाए इस पूरे आदेश को चैलेंज करने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से ये तय करना कि 24 दिसंबर का दो फैसलों के मामले में कि हम FIR ही नहीं करेंगे, ये क्या दिखाता है जैन साहब? क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या इससे पहले इस तरीके की घटनाएं कभी हुई है? पहले वाले इंसिडेंट का मुझे संज्ञान नहीं है। दूसरा जो इंसिडेंट जिसके ऊपर की अनुज चौधरी, अनुज तोमर व अन्य पे मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए गए हैं, वो आदेश मैंने भी पढ़ा है। पुलिस इट इज वेरी मच विद इन इट्स राइट्स कि वो उसको चैलेंज करे। अगर पुलिस उस आदेश से सहमत नहीं है, ये पावर BNSS के तहत हमको है। कोई भी जो दोषी ठहराया जाता है, सजाएं होती हैं, ऊपरी अदालत में उसको चैलेंज करता है। अगर इसमें जो आदेश कुड़की इसमें मुकदमा दर्ज करने का दिया गया है, अगर उसके खिलाफ उसको चैलेंज किया जाता है उच्च हायर कोर्ट में, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। ये बहुत बार हुआ है। कई बार पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने के आदेश जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा दिए गए हैं। हर गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, और उनको अगर ये माना गया है कि ये गलत आदेश हुआ है, इसमें तथ्य नहीं है, तो उनको चैलेंज करने की पूरी पावर है, और टाइम फ्रेम के अंदर उनको उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जिस तरीके से ये यहां पर टाइम फ्रेम, एक दूसरा टाइम फ्रेम यहां पर दिख रहा है। आपने कहा कि पहले मामले का संज्ञान आपको नहीं है। 24 दिसंबर को एक फैसला दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो एनकाउंटर किया गया था 2022 में, इसमें जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, जिस आरोपी का एनकाउंटर किया गया, वो उस पर जो आरोप था चोरी का, उस दिन तो वो दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के ही बदायूं में एक जेल में अंदर भर्ती किया गया था, उसको वहां पर गिरफ्तारी की गई थी, और उसके बावजूद उसी दिन उसका इनकाउंटर दिखाया गया। उसके बावजूद उसके बाद उसके जो रिश्तेदार है वो अदालत में गए, और उसके बाद सीजेएम वहां पर फैसला देते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है, इस पर FIR करिए, जांच की जाए। उसके बाद 12 जनवरी को दूसरा फैसला दिया जाता है। 7 दिन हो जाते हैं, हाईकोर्ट में कोई दरवाजा खटखटा नहीं जाता। आप सही कह रहे हैं कि उनके पास अधिकार होता है, लेकिन कोई हाईकोर्ट नहीं जाया जाता। और उसके बाद वहां के जो सीजेएम है हिमांशु सुधीर, उनका तबादला हो जाता है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। ये पूरा जो टाइम फ्रेम हम यहां पर दिखा रहे हैं वो क्या दिखाता है? मैं हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर
ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनके द्वारा मेरिट पे जो ट्रांसफर किया गया है, रजिस्ट्रार जनरल ही उसका जवाब दे पाएंगे। ये उस पे मेरा बोलना कतई भी शोभनीय नहीं है। रही बात इसकी जो आपने कहा, पुलिस को पावर है, बहुत से मुकदमे पुलिस के ऊपर मेरी 36 साल की सर्विस में दर्ज हुए हैं। बहुत से मुकदमों में पुलिस जो है उन फैसलों के खिलाफ हायर कोर्ट में गई है। हायर कोर्ट मेरिट के ऊपर उसकी सुनवाई करेगा। हायर कोर्ट मेरिट के ऊपर उसको सुनेगा, पूरे केस को, उसमें गवाही नोट करेगा और जो उसका फैसला होगा वो मान्य होगा। 10 सेकेंड अनुराग भदौरिया, सुना आपने? 10 सेकेंड मैं जल्दी डीजीपी से साहब जवाब, से बस क्योंकि इतना महिमा सिंह जी के पास जाना है। मैं डीजीपी साहब से इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपसे उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि जेल के अंदर में कोई अपराधी है तो उसका इनकाउंटर बाहर कैसे हो गया। इस पे आप जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? आप तो पुलिस अधिकारी रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई अपराधी जेल में हो, बाहर इनकाउंटर हो जाए? आप ही बता दीजिए इसका जवाब। मैंने कहा यही सवाल तो पूछ रहे हैं बार बार। उसके कोई फैक्ट्स नहीं पता है सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन अपराधी जेल में था, किस नाम से जेल में बंद था, वो बंद था, कोई और बंद था। मैं उस पे कैसे टिप्पणी कर सकता हूं अनुराग जी, जबकि मुझे उसकी जानकारी नहीं। अगर इस शो से पहले मुझे बताया डिस्कशन होगा तो मैं पूरा उसकी जानकारी करके तब शो पे आता। चलिए ठीक है। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट प्लीज। मैंने आपको मौका दिया, आपने सवाल पूछ लिया, आपने जो पूछा उसका उन्होंने जवाब दे दिया। उन्हें उस स्पेसिफिक केस की जानकारी नहीं है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एडवोकेट महिमा सिंह, क्या ये टेक्निकल मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है? क्योंकि जिस एएसपी की हम बात कर रहे हैं, अनुज चौधरी, उनके खिलाफ विपक्ष पहले से लामबंद था। इससे पहले भी उनके जो कुछ बयान थे उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी कई बार बयान दिए गए थे। खास करके संभल में ईद के दिन और उसके साथ साथ होली के त्योहार के दिन भी जिस तरीके से पूरा एक जमावड़ा निकला था, उस वक्त उनका बयान कि खीर खाएंगे तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, उस पूरे मामले को लेकर कई सारी राजनीति पहले भी हो चुकी है। तो यह मामला टेक्निकल मुद्दा के तौर पर देखना चाहिए या राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति किस तरीके से देखती है? जय हिंद। सदा अंबालवी बहुत खूब कहती हैं साहिल जी कि कोर्ट कचहरी में क्या होगा, कौन लिखेगा रपट, यहां जिसने कत्ल कराया उसका हाकिम से याराना है। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के साथ साथ वकील भी हूं, इसलिए आपको राजनीतिक और टेक्निकल दोनों पहलू बता देती हूं। और पिछले 11 साल से जो जुडिशरी की यात्रा हमने इस देश के अंदर देखी है वो भी बता देती हूं। लेकिन उससे पहले आपने बहुत विस्तार से इस पूरी कड़ी की चर्चा की। उस कड़ी के 2 बिंदु जो मिस हो गए हैं वो जोड़ दूं। पहले सबसे पहली बात ये कि न सिर्फ यूपी पुलिस अपील में नहीं गई है, बल्कि जो वहां के एसपी हैं संभल के, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला आने के बाद ये कहा हम एफआईआर नहीं कराएंगे। अरे भाई, जहां जिस देश में आम जनता का सबसे बड़ा सहारा ये था कि तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, जिस किसी के साथ अन्याय होता था वो ये धड़ल्ले से बोलता था कोर्ट में देख लूंगा, आज उस जनता के सामने एक पुलिस के अधिकारी बैठ करके बोलते हैं नहीं कराते एफआईआर, मतलब सीधे सीधे सीजेएम के ऑर्डर को चुनौती। दूसरी अहम बात जो इस पूरी कड़ी में आज मैं समझती हूँ गायब रही या नहीं कही गई, वो ये है कि उनका तबादला हुआ, विभांशु सुधीर का तबादला हुआ सो हुआ, उनका डिमोशन हुआ, उनको सीजेएम से सीनियर डिवीजन का जज बनाया गया और उनकी जगह प्रमोशन और वो वाला स्थान किसको दिया गया? उनकी जगह सीजेएम बनाया गया उस जज को जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था। और ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि हाँ बिल्कुल सीजेएम बनाया गया, वो वहां पर सीनियर डिवीजन के सिविल जज थे। और तीसरी बड़ी अहम बात साहिल जी कि ये जो विभांशु सुधीर हैं, जो वहां के बड़े प्रचलित जज हैं, पूरी बार खड़ी हो गई है उनके संरक्षण में। ये विभांशु सुधीर का टर्म पूरा नहीं हुआ। टेक्निकल आपने एस्पेक्ट पूछा, टेक्निकल एस्पेक्ट ये होता है आमतौर पे मैं कहूंगी 95% केसेस में जब रोस्टर चेंज होता है, जब किसी जज का, सीजेएम का या सेशंस का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का तबादला होता है या उनकी सीट बदली जाती है, आमतौर पे वो 3 साल के समय के बाद होता है, 2.5 से 3 साल के समय के बाद। इस केस में 3 महीने पहले, 3 महीने छोटा सा बिंदु इसमें ऐड करूं महिमा जी, एक छोटा सा बिंदु इसमें ऐड करूं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं
मैंने अभी अभी पता किया है कि 12 साल में 15 बार उनका ट्रांसफर किया गया है। सरकार किसी की भी हो, 12 साल में 15 बार ट्रांसफर। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि बहुत काबिल जज हैं, वहां की पूरी कार खड़ी हो गई। ऐसा जस्टिस मुरलीधरन का जब ट्रांसफर रातों रात भाजपा के सरकार के इशारे पर दिल्ली से किया गया था, आपको याद होगा, रातों रात उनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया था, तब कार का वहां नहीं तो सीधे सीधे शब्दों में मुझे पूछना है महिमा जी, क्या आपका यह आरोप है कि हाईकोर्ट का आदेश जो आया और जिसके चलते विभांशु सुधीर का ट्रांसफर किया गया, डिमोशन किया गया, उसमें सरकार की भूमिका है, ये आपका आरोप है? देखिए, मैं तो सीधे सीधे शब्दों में आपको जज लोया भी याद कराना चाहती हूँ, जस्टिस कुरैशी भी याद कराना चाहती हूँ, जिनकी एलिवेशन नहीं की गई। जस्टिस इस मामले पर बात करेंगे। मैं साहिल जी, मैंने बड़े ध्यान से इस मामले पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सरकार की भूमिका पूछ रहे हैं ना, सरकार की भूमिका एक मामले से क्यों समझना चाहते हैं? मैं तो पूरा कॉन्डक्ट बता रही हूँ सरकार का। ये सरकार जो जयपुर के एक जज दिनेश कुमार गुप्ता का तबादला सिर्फ इसलिए कर देती है दिसंबर 2025 महीने में कि अडानी के खिलाफ फैसला दिया गया। ये जो एक एक दो महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं जजेस के, जहां पर भी अडानी जो कि मुफ्ती और शाह के भी आका हैं, और जहां पर जब भी भाजपा सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो इन जजों की उठापटक कर दी जाती है। ये संतों को जटाओं से पकड़ के खींचते हैं। इस सरकार की भूमिका तो इस लोकतंत्र के हर पहलू का मर्दन करने प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप लगा रही है कि जो भी फैसला आपके खिलाफ जाता है, आपकी सरकार उस ट्रांसफर में कहीं ना कहीं शामिल होती है। हालांकि वो अभी भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हाईकोर्ट का फैसला था ट्रांसफर का, लेकिन उसमें क्या सरकार शामिल थी कि नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर उनके बोलने से तो कम से कम यही लगता है। आपने क्या मतलब निकाला है मुझे पता नहीं। क्वात्रोकी के बगल बच्चे कांग्रेसी जो हैं, जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी बनाने का दुष्कर्म किया, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ, अभी अडानी बता रही थी ना, अडानी का बॉस, क्वात्रोकी के टुकड़ों पर पलने वाले, अडानी का नाम ले रही थी ना, अभी अडानी का नाम ले रही थी ना, क्वात्रोकी का नाम लेते मिर्ची लग गई, क्वात्रोकी का नाम लेते मिर्ची लग गई, अडानी का नाम ले रही थी ना, बदतमीज महिला है, बदतमीजी कर रही थी ना महिला। अभी जैसे क्वात्रोकी का नाम ले लिया, बहुत अच्छा है आपने राहुल गांधी के अब्बा का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है, राहुल गांधी के आका का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है, सब जानते हैं, राहुल गांधी के आका का नाम ले लिया, उनकी अम्मा बहुत अच्छा है, और बॉस का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं महिमा जी एक मिनट, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय जो वाइडर मुद्दा जो मैंने पेश किया उस पर हम बात करेंगे, और शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, और मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं इसमें, मैं सभी को कहने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात खत्म करिए। जवाब दूंगा मैं, क्यों नहीं बोलते, मुझे बताइए, मैंने कहा पर जुडिशरी न्यायपालिका पर लगातार अभी एक बार फिर मुद्दे पर आ रहे हैं हम, अभी रहने दीजिए, चलिए प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस करती रही है। बोलिए। जिस तरह से जो है एक गैर विधि स्नातक को चीफ जस्टिस बनाने का दुष्कर्म भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में पहले कांग्रेस के सांसद को कैसे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता था, ये अभी इस देश में बहरुल इस्लाम के मामले में देखा हुआ है। फिर बीच में बोल रही भाई, ये साहिल जी आपने कांग्रेस जी उनको बात खत्म करने दीजिए, बोलने का आपकी बात शांति से उन्होंने सुनी थी, आपको रिबटल का मौका मिलेगा, आपको रिबटल का मौका मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करें। कांग्रेस ने किस तरह से आपातकाल में कमिटेड जुडिशरी खड़ी की थी, ये पूरा देश भली भांति जानता है। उनको आज भी लगता है, जबकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, न्यायपालिका को कॉलेजियम ये तय करता है किस जज की कहां तैनाती करनी है, किस जज की नियुक्ति करनी है, किस जज का ट्रांसफर करना है, ये पूरी तरह से कॉलेजियम का अधिकार क्षेत्र है। अगर किसी को लगता है कि संभल के सीजेएम की जो का तबादला गलत है, तो उसके लिए फोरम क्या है? उसके लिए फोरम है हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक बेंच है, उसके समक्ष वो जाएं। तो हाई कोर्ट के प्रशासनिक बेंच के समक्ष ये मामला न ले जाकर सिर्फ जो है राजनीति की रोटियां सेकने का ये जो काम चल रहा है, ये साफ तौर पर ये चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, 12 साल में 15 ट्रांसफर, दंगाइयों के विरोधियों को विभांशु सुधीर ये पहली बार नहीं झेल रहे हैं, इससे पहले भी वो झेल चुके हैं।
सरकार किसी की भी हो, इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा साहिल उस जी, वक्त भी होता था, ये कंटिन्यूटी है शायद। हाँ साहिल जी देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा सभी लोग मर्यादा का ध्यान रखें। कृपया करके बता दीजिए कि औरों के भी उदाहरण बता दीजिए कहाँ किसी महिमा ने जी, अभी मर्यादा। मामला आगे बढ़ चुका है, ये मामला खत्म हो गया, अभी इस मुद्दे पर आएंगे प्लीज, फिर मामला फिर भटक जाएगा, फिर वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, उसी में चले जाएंगे हम। दूसरी बात ये आप तो अकेले विभांशु सुधीर की बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको जस्टिस मुरलीधरन, जस्टिस श्रीधरन, जिन्होंने अमित शाह को जेल पहुंचाने का काम किया था, जस्टिस श्रीधरन का उदाहरन याद कर लीजिए, KM जोसेफ का याद कर लीजिए, जज लोया का याद कर लीजिए, आधी रात में होने वाली अर्नब गोस्वामी की बेल याद कर लीजिए, जस्टिस नागरत्ना की एलिवेशन को 2-3 साल तक केंद्र सरकार ने रोक के रखा कि कहीं वो 2 साल मुख्य न्यायाधीश बन के न कल को बैठ जाएं, वो याद कर लीजिए। अकेले विभांशु सुधीर का आज मामला नहीं है। और आज ये भी याद रखिए, आरती साठे भाजपा की प्रवक्ता होती हैं, फिर जाकर के जज बन जाती हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय एक हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं और वो वहां से इस्तीफा देकर के भाजपा के MP बन जाते हैं। तो ये जो सरकार है, और भाजपा मशहूर है इस चीज के लिए, ये एजेंसियों के ऊपर और यहाँ तक कि इस देश के संविधान के एक स्तंभ के ऊपर, इस लोकतंत्र के एक स्तंभ के ऊपर जो कि जुडिशरी है, उसके ऊपर लगातार प्रतिघात कर रही है। वो फहरिस्त लेकर बैठी हुई है अलग अलग मामलों की। मैं भी फहरिस्त सुना देता हूं। बहरुल इस्लाम कांग्रेस के सांसद होते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो 1984 के दंगों के मामले में कांग्रेस को क्लीन चिट देते हैं, चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद कांग्रेस उनको सांसद बना देती है। कांग्रेस के एक नहीं, ऐसे मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। जगमोहन लाल सिन्हा को क्यों जो है इन्होंने एलिवेट होने से रोक दिया, ये सब जानते हैं। कमिटेड जुडिशरी उन्होंने किस तरह से खड़ी की थी, हर कोई जानता है। ANA जस्टिस कैसे बने थे, ये हर कोई जानता है। उनका प्रमोशन कैसे किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, ये भी हर कोई जानता है। तो कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान कमिटेड जुडिशरी किस तरह से खड़ी की थी, ये लोग जो गैर लॉ, जिसका लॉ की डिग्री नहीं, उसको जज बना देते थे। अभी फिर बीच बोलने लगी, ये क्या संकट है भाई कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। मुंह में इनके अतिसार की बीमारी है, अतिसार की बीमारी है इनको, मौखिक अतिसार है इनको। माता जी को जो है मौखिक अतिसार है क्या? प्रेम शुक्ला जी, बीच में एक बार नहीं बोला, व्यक्तिगत टिप्पणी मत नहीं बोला। नहीं ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज। ठीक है ना, आप बताइए ना, मैं इंटरव्यू कर लूंगा, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। बहुत अच्छा है मामला ऐसे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने की बताइए तो, क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की बताइए तो। साहिल जी मैंने क्या टिप्पणी की, व्यक्तिगत टिप्पणी क्या की मैंने? नहीं, क्या व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे उनका नाम है, आप नाम से बुलाइए ना, फिर वो भी आपको कुछ बुलाएंगे, फिर उस पर मामला भड़क जाएगा। मैं तो यहाँ पर जज के तौर पर नहीं बैठा हूँ, आप सब लोग सालों से प्रवक्ता है, आपको भी पता है कि आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे इस पे कोई जजमेंट नहीं देनी है, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मामला नहीं भटकाएंगे हम लोग। नहीं ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, मेरा सवाल यहाँ पर, एक मिनट महिमा जी, एक मिनट मेरा सवाल, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, होल्ड ऑन, शांति। मैं आपको सवाल कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए, कुल मिलाकर यहां पर विपक्ष ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप जब कहते हैं कि जुडिशरी को आपने फ्री और फेयर कर दिया है पूरी तरीके से, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में, ट्रांसफर्स में आपका कोई किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं है, इस स्थिति में जब CJM कोई आदेश दे रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आकर वहां पर अगर ये कहने की कोशिश करे कि भाई हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज देता है ना लोगों के बीच। अपील करने का अधिकार है, आपको जो करना था, आपके पास भी तो हाईकोर्ट जाने का अधिकार था, आपके पास भी हायर जुडिशरी के पास जाने का अधिकार था, लेकिन उसके बावजूद आपके वहां के SP आकर कहते हैं कि भाई हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। इसका भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है या नहीं जाता? आज तक तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देखे। चुनौती देंगे नहीं, उनको न मानने का कहने का मतलब है कि हम चुनौती देंगे। अभी आप ही के सामने पूर्व DGP आदरणीय AK जैन जी ने कहा कि उन्होंने अपने 37 वर्षों के कार्यकाल में एक नहीं सैकड़ों ऐसे मामले देखे हैं कि CJM की अदालत ने कोई आदेश दिया, उस आदेश को अगर पाया पुलिस विभाग ने कि आदेश न्याय सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो उसने अपील में जाते हैं। तो अपील में जाने का पीरियड समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पर अपील में जाएंगे वो। महिमा जी, साहिल जी बड़ी रोचक महिमा जी,
की रोचक बात है, भाजपा के प्रवक्ताओं को बड़ा शौक है आपातकाल के दौर का बात करने का। इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए, आज तो किसी न्यायालय की, किसी न्यायाधीश की हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री का नाम तक ले दे। उन पर मुकदमा चलाना तो दूर की बात, वो दौर था जब प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था और उसके बाद आपातकाल के बाद दोबारा हार का सामना करके जीत करके वापस आई, जनादेश के साथ वापस। प्रधानमंत्री और जो है आज फ्रॉड तो क्या भाजपा के करें, प्रवक्ता अपने संस्कारों का परिचय आपके शो पर बैठे जो इलेक्टोरल फ्रॉड करता था, ये के जैन जी के नाम से इलेक्टोरल फ्रॉड हवाले से ठीक है अनुराग भदौरिया, हवाले से ठीक है बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैन जी नहीं ने कभी ये तू मैं चलती रहेगी। अनुराग भदौरिया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अनिल दुबे जी बात करेंगे। चलिए अनुराग भदौरिया। हाँ बिल्कुल साहिल जी यहाँ पे एक बात आई कि संभल के कप्तान साहब ने ये नहीं बोला हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीधा बोला कि हम इस पे एफआईआर नहीं करेंगे। ये गलत है। दूसरी बात, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए कभी देश के इतिहास में न्यायपालिका का सम्मान हमेशा रहा है, कभी यहाँ पे चीफ जस्टिस के ऊपर जूता नहीं फेंका गया है और सन्नाटा भी देखने को मिला है। कभी सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर में एक बीजेपी के सांसद ने क्या टिप्पणी की थी कि ये धर्म के नाम पे दंगा फैलाने की बात करते हैं। सोचिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज पे टिप्पणी करते हैं, आपके सरकार में 4 जजों ने आके यहाँ पे प्रेस की है, 4 जनों ने यहाँ पे जज ने सुप्रीम कोर्ट के। तीसरी बात, अभी तो आप कह रहे थे ये सब दंगाइयों पे, पुलिस वाले दंगाइयों पे कार्रवाई करते हैं, तो बता दीजिए जो हमारे स्वामी जी हैं शंकराचार्य जी, अभिमुक्तानंद सरस्वती जी दंगाई हैं क्या? उनको आपने स्नान करने से रोक दिया? उनके लोगों को आपने, संतों को पीटा? वो दंगाई नजर आते हैं। सनातन समाज के साधुओं को आपने पीटा है, वो दंगाई नहीं है। ये आदत आपने पुलिस वालों की बना दी है। पुलिस वालों का संस्कार संस्कृति आपने बिगाड़ दी है कि आप संत समाज को पीट देंगे। संत समाज तो दंगाई नहीं है। आप शंकराचार्य जी वहां बैठे धरना दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है कि थोड़ा सा माफी मांग लीजिए। अनिल दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा अनिल दुबे जी को मौका दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, आपका पुलिस महकमे पर गुस्सा बीजेपी को समझ में आ रहा है, अनुज चौधरी पर आपका गुस्सा वो भी बीजेपी को समझ में आ रहा है, उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा अनिल दुबे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहिल जी, बड़ी देर से मैं सभी को सुन रहा हूं और उस मुद्दे पर बहस हो रही है जो राजनीतिक दलों से जिस इशू का कोई मतलब ही नहीं है। एफआईआर सीजेएम की कोर्ट में किसी सरकारी अधिकारी का मुकदमा होता है, 156(3) में वो जाते हैं तो सीजेएम कोर्ट ही सुनती है और वो उस पर एफआईआर का ऑर्डर करती है। अगर सीजेएम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया तो उसके अगेंस्ट, एफआईआर के अगेंस्ट, ये महिमा जी वकील हैं और मैं भी पेशे से वकील हूं, तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। तो और दूसरी तरफ ट्रांसफर, हाई कोर्ट जो है जजों के ट्रांसफर करता है। आप कह रही हैं कि सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया, वो पद जो है छोटा है, तो सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन ये भी बड़ा पद है, सीजेएम के स्तर का ये भी पद होता है। और ये अगर ट्रांसफर हुए तो ये हाई कोर्ट का विषय है, इसमें राजनीतिक दलों का तो कहीं कोई रोल है नहीं, ना ये सरकार का है। अब आप ये कहो कि हम न्यायपालिका का अपमान तो लोगों ने, प्रेम शुक्ला जी ने उस चीज का जिक्र किया। मैं कुछ कहता हूँ कि इमरजेंसी लगी थी उस समय तो अनिल दुबे जी, लाठी क्यों चलवा दी? अनिल दुबे जी, एक क्रॉस टॉक में अनिल दुबे जी, आज आप एक मिनट, अनिल दुबे जी, जरा एक मिनट, ठीक है। तो ये जो वकील यहां पर दिख रहे हैं, हम तस्वीरें यहां पर चला रहे हैं, वकील जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से तबादला किया गया है। ये लोग कौन है? वकीलों की उनकी सदाशयता उनके सीजेएम के साथ है, लेकिन कहीं सीजेएम ने तो भी कुछ जो व्यक्ति हटा है वो भी तो कहीं कुछ कहते। अरे ये वकील है कि नहीं ये बता दो पहले। तरफ से कहीं लिखा पढ़ी में हाई कोर्ट में ही चला जाए कि मेरा ट्रांसफर गलत किया। अच्छा, आप संत को संत नहीं मानते, वकील को वकील नहीं मानते, जनता को जनता नहीं मानते, तो फिर किसको मानते बता दीजिए? वो वकील नहीं समझ में आते, अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी समझ में नहीं आते आपको? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जो बीजेपी की बात करेगा वही आपको समझ में आएगा। बात बाकी अगर वकील बीजेपी की बात नहीं करेगा तो वकील नहीं, संत बीजेपी की बात नहीं करेगा तो संत नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? सनातन समाज में संत हमेशा सच बोलते हैं, संतों का हम लोग सम्मान। जरा इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मामला भटकना नहीं चाहिए। सत्य बोला। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट
जरा एक मिनट शांत करिए, अनुराग जी को शांत चलाई तो हमने क्या, मुझे नहीं पता था कि अनुराग भदौरिया भी वकील है, मुझे नहीं पता था कि अनुराग भदौरिया भी वकील है, लेकिन फिर भी जरा एक बार फिर दोनों को सामने लाइएगा। एक बार फिर मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। अनिल दुबे जी, आपने मुद्दा रखा यहां पर, जो वहां पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वकील भी तो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका भी तो जवाब देना होगा ना। हाँ। ये सुने, मुझे कह रहा हूँ, हाँ। तमाम जिलों में आप इस पे क्यों जा रहे हो? वो सीजेएम साहब हो सकता है संभल में लोकप्रिय रहे हों, उनके प्रति वकीलों में उनका सम्मान रहा हो, ये कोई आज की नई परंपरा थोड़ा है। कई जिलों में जिलाधिकारी यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष हटाया जाता है और वहाँ की जनता जो है आंदोलन करती है इनको ना हटाया जाए। कहीं पर कोई लोकप्रिय अगर हो गया, इसका मतलब कि हाईकोर्ट हमारे आपसे पूछ करके वो निर्णय करने लगे। हाईकोर्ट ने कोई निर्णय किया, हाईकोर्ट के ऊपर भी आप तो न्याय की बात करो, अब वो वकील भी आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने वकील जो आपकी बात ना करे, बीजेपी की बात ना करे, वकील नहीं, जो संत बीजेपी की बात नहीं करे वो संत नहीं, जो डॉक्टर बीजेपी की बात नहीं करेगा कल को कहोगे डॉक्टर नहीं, जो जनता बीजेपी की बात नहीं करेगी वो जनता नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम संवैधानिक चीजों का तो ख्याल रखिए। मैं बार बार सवाल आपको उठा रहा हूं कि आज शंकराचार्य पे, उनके समर्थकों पे लाठी, आपके संतों पे भाजी, सही है गलत है बताइए? शंकराचार्य जी के ऊपर बनारस में लाठी चली, जिस तरह से आपने लाठी उनके शिष्यों पे, संतों पे आपने चलाई, उनको घसीटा, चोटी पकड़ के घसीटा। चोटी पकड़ने का मतलब समझते हैं आप? चोटी पकड़ के घसीटा, ये संत कह रहे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। सनातन अब संभल के भीतर नए सीजेएम आ चुके हैं, सनातन का भी सम्मान नहीं कर, आदित्य सिंह, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि संभल में जो मस्जिद है उसकी कम से कम जांच होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि आखिरकार वहां पर पहले क्या था, और उसके बाद वहां पर सर्वे वगैरह किया गया था और उसी के बाद वहां पर दंगे हुए और दंगों में जो एक लड़की की मौत हो गई, उसके बाद ही वहां पर उनके जो परिवार वाले हैं वो अदालत में गए थे, सीजेएम के सामने गए थे और उसके बाद सीजेएम ने फैसला दिया था कि एफआईआर किया जाए अनुज चौधरी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद एफआईआर की जगह पर अब यह नई राजनीति शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर संभल के भीतर होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को लेकर सियासत सामने आती हुई साफ नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संभल पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ संभल को एक तरीके से उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कानून व्यवस्था को लेकर संभल में जो फॉलो किया जा रहा है वही मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन दूसरी तरफ सीजेएम के आदेश के बावजूद वहां पर एफआईआर नहीं होना और उसके बाद सीजेएम का ट्रांसफर होना, उस बात को लेकर भी विपक्ष कई सवाल यहां पर उठा रहा है। तो कुल मिलाकर संभल को लेकर हमारी चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। अब देखना है कि इसके बाद इस फैसले को लेकर, इस तबादले को लेकर क्या आगे कोई अदालती कार्रवाई होती है या नहीं होती। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल